बीएड द्वितीय वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। विषय है आज का स्वयं की समझ। प्रकरण है आत्म छवि में सुधार कैसे करें। तो पिछले प्रकरण में जो व्याख्यान हुआ उसमें हमने आपको बताया था कि आत्म छवि क्या होती है, कोहन ने उस संबंध में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं और आत्म छवि का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके आगे कि आत्म छवि जितनी आपके अंदर है उस आत्म छवि को, सेल्फ इमेज को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, उसमें इजाफा कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे करें। इस संबंध में हम आज के व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो आत्म छवि है हमारी, उसको बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो ऐसे प्रमुख बिंदु जिनसे हमारी आत्म छवि बढ़ती है और उन बिंदुओं के संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो बिंदु है हमारा, वो है हमारी सकारात्मक सोच। अब देखिए, जो सकारात्मक सोच है, पहला बिंदु, आप कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य करने के लिए यदि आपके पास सकारात्मक सोच है, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य आपके सामने आया, कोई समस्या आपके सामने आई, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। यदि आप पहले से ही किसी कार्य को करने से डरते हैं तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप ये समझ लें कि भाई ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको मैं न कर सकूं, अरे पूर्ण रूपेण नहीं कर पाऊंगा तो कुछ तो करूंगा, लेकिन उस कार्य को करने की सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। कोई भी कार्य हो, पढ़ने लिखने का कार्य हो, किसी अन्य कार्य के करने का हो, कुछ सीखने का हो, तो इसका मतलब है सबसे बड़ी इच्छा जागृत करना कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। जहां ये सोच उत्पन्न हो जाती है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, वहीं हमारी छवि खराब होने लगती है। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। जब सकारात्मक सोच होगी तो उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा, ये निश्चित है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो विचारधारा आपके अंदर अच्छी बनती चली जाएगी। समाज में कोई भी व्यक्ति आपसे कार्य करने के लिए कहता है तो आप सीधे कहिए, हाँ साहब, हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। यदि आप उस कार्य को करने के लिए हाँ कर देते हैं तो निश्चित मान लीजिए आप भी और सामने वाला भी, दोनों व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, चाहे वो कार्य हो या न हो। लेकिन ये निश्चित है कि वो प्रसन्न करने के लिए आपने उसकी हाँ कर दी। इसके लिए एक हमारे डिफेंस में बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, और डिफेंस वालों से जब हमारी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि डिफेंस का कार्य ऐसा है कि फरी फोड़ो मत और हुक्म तोड़ो मत। कहने का मतलब जो भी कार्य दिया जा रहा है, हाँ, यस, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, तो करने के प्रति संकल्पित, हमेशा आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोच, तो आपकी छवि में जो इतना है वो सुधार होता चला जाएगा। दूसरा बिंदु जो हमारा आता है वो है समस्याओं का सामना। अब देखिए, आप जो है जीवन में हर व्यक्ति के सामने अनेकों समस्याएं आती हैं और समस्याओं से भरा हुआ है।
संसार समस्याओं से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में जीवित है, व्यक्ति को छोड़ दीजिए, प्राणी भी जीवित है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके सामने समस्याएं न हो। हर व्यक्ति के सामने समस्याएं हैं और उन समस्याओं का सामना आपको करना है। यदि आप समस्याओं से समझौता कर लेते हैं कि भाई चलो छोड़िए, इस समस्या का समाधान यही कि भाई आप जैसे करें ठीक है, हम इस समस्या को हल नहीं करना चाहते, तो समझ लीजिए आपकी छवि खराब होना शुरू हो गई और समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। जन्म से लेकर के मृत्यु तक समस्याओं का अंबार लगा होता है। हमें आगे बढ़ना है और अपनी समस्याओं को समाधान करना है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा उनका सामना करें। जब समस्याओं का सामना करते हुए चले जाएंगे तो उनका समाधान भी हमको मिलेगा और समाधान मिलते मिलते एक स्थिति वो आ जाएगी कि हम हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमारी सोच इस प्रकार की हो जाना चाहिए कि हम समस्याओं का समाधान करें, सामना करें। जो भी समस्या होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हमें उस समस्या से पीछे नहीं हटना है, उसका डट करके मुकाबला करना है। चाहे सामाजिक समस्या हो, शैक्षिक समस्या हो, न्यायिक समस्या हो, अन्य कोई भी समस्या हो, तो हमें निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान करना है। तो हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और अपनी छवि में सुधार कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, जो हमारा तीसरा बिंदु आता है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखिए, प्रसन्नता का साथी हर कोई व्यक्ति होता है, दुख का साथी कोई नहीं है। दुख तो व्यक्ति दूसरा बढ़ाने का कार्य करता है और सुख यदि है तो आपके 1000 दोस्त हैं। समझते हो कि नहीं आप? सुख के बहुत साथी हैं। जब विपत्ति आती है तो कोई भी नहीं आता। इसलिए चाहे आपकी कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, कितनी भी समस्याओं में आप घिरे हों, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुख आपके पास हो, फिर भी आपको हमेशा प्रसन्न रहना है, मुस्कुराते रहना है। दूसरे किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं चले कि अमुक व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। यदि ऐसा रहेगा तो निश्चित आपको प्रसन्नता होगी। आपने देखा होगा, आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो और जाने के लिए उस व्यक्ति को आप अपनी समस्याएं बताते हो और वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त बैठा हुआ है, तो आपकी समस्याओं को सुनकर के कुंठित होने लगता है कि भाई हम तो अपने आनंदपूर्वक सुखपूर्वक बैठे थे और इस व्यक्ति ने आकर के अपनी ढेर सारी समस्याएं सुना दी, इसे तो नहीं आता तो अच्छा रहता। इसलिए सबसे बड़ी बात कि आप मुस्कुराते रहिए और अपनी समस्याओं को दूसरों को, ऐसे व्यक्तियों को न बताएं जो आपकी समस्याओं को बढ़ाने वाले हों। तो अपनी जो आपकी छवि है वो मुस्कुराते रहने में ही है। कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं आप, मुस्कुराते हुए मिलिए, प्रसन्नचित्त मिलिए, जिससे कि सामने देखने वाला भी प्रसन्न हो। तो आपकी छवि में बहुत सुधार होता है और सामने वाले व्यक्ति जो है, सामाजिक व्यक्ति कहने लगते हैं अमुक व्यक्ति बड़ा हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति है, हर समय मुस्कुराते हुए रहता है, भाई उस पर तो कोई कष्ट ही नहीं है। तो हमेशा मुस्कुराइए। जीवन का आनंद मुस्कुराने में ही है। कुछ
दुखी होने में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु, अपनी गलती को स्वीकार करना। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। आप जानते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कभी गलती नहीं हुई हो। हर व्यक्ति से गलती होती है। एक उदाहरण मैं आपको सामने पेश करता हूं। एक बार एक राजा के दरबार में एक चोर को सजा दी जा रही थी। चोर ने कहा कि राजा साहब, आप ये निश्चित है कि आप मुझको सजा देंगे, लेकिन यदि मेरे एक प्रश्न का उत्तर या उस प्रश्न का समाधान आप करा दें तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। राजा ने ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुना और पूछा, बोलिए आपका क्या प्रश्न है। उस चोर ने कहा कि महाराज, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति सजा दे जिसने जीवन में कभी चोरी नहीं की हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। जब राजा ने ऐसा व्यक्ति चुनने के लिए अपने दरबारियों से कहा, तो दरबार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जिसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति गलती करता है और उसी गलती को यदि वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो निश्चित उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो आगे से उस गलती को नहीं करता है। ये विशेष बात होती है। अब जब गलती स्वीकार कर ली तो जिसके साथ गलती हुई है वो भी उसको क्षमा कर देता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की छवि कि भाई अमुक व्यक्ति, अगर वैसे तो उससे गलती होती नहीं है, यदि हो भी जाए तो वो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, इसलिए वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो समाज में उसकी छवि बढ़ना प्रारंभ कर देती है। अब नेक्स्ट बिंदु जो आता है वो है आत्मविश्वास में वृद्धि करना। आप जानते हो कि अक्सर लोग दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं, दूसरों से अपना काम कराते हैं, जो भी है इन केन प्रकारेण, खुद अपना कार्य स्वयं नहीं करते। जो व्यक्ति स्वयं अपना कार्य करता है, जो केवल अपने ऊपर निर्भर है, वो दूसरों की ओर नहीं ताकता, दूसरों की ओर नहीं झांकता, उसके अंदर आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता चला जाता है। हर कार्य को करने के लिए मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ऐसा कौन सा कार्य जिसे मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर कमी क्या है, मैं हर चीज का समाधान खोज सकता हूं। तो उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती चली जाती है। जब आपके अंदर ये भावना घर कर जाएगी तो निश्चित मान लीजिए कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप अपने को अनुशासन में रखते हुए स्वयं अपने अंदर ये अपने ऊपर विश्वास करने लग जाओगे कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी समाज में कुछ मूल्य है। दूसरों के बलबूते पर आप अपनी छवि सुधार नहीं सकते,
केवल अपनी छवि अपने बलबूते पर। किसी विद्वान ने कहा है कि पैसा अंटी का और विद्या कंठ की। आपके पास कितना भी पैसा हो और वो आपने दूसरे को दे रखा है, और जब आपको समय आता है पैसा खर्च करने का और वो आपको नहीं मिलता, मना कर देता है कि भाई अभी तो मेरे पास है नहीं, तो वो पैसा आपके किस काम का है? पैसा वह है जो आपके पास है, जब जरूरत पड़ी तभी हम उसको खर्च कर सकते हैं। दूसरा, विद्या कंठ की। कहने का तात्पर्य यह है कि ढेर सारी किताबों में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है, लिखा हुआ है, एक से एक विद्वान हैं, एक से एक अच्छी पुस्तकें हैं। हम दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें, दूसरों से कोई कार्य कराने के लिए, कोई ज्ञान सीखने के लिए इतना निर्भर नहीं रहें। जितनी आवश्यकता है वो अपने अंदर ये करें कि मैं भी जो है इस विद्या को सीख लूं। जब आप सीखते हैं तो निश्चित मानिए कि वो विद्या जो आपको कंठाग्र हो जाएगी। कंठाग्र जो विद्या है उसी को आप लिख सकते हैं। जो कंठाग्र नहीं है, किताबों में लिखी है, वो विद्या आपकी नहीं है। आप फिर यही सोच सकते हैं कि ये ज्ञान हमने अमुक पुस्तक में पढ़ा था, अमुक व्यक्ति से सुना था, लेकिन आज याद नहीं है। और जब वो आपको कंठाग्र होता, आवश्यकता अनुसार पैसा आपकी पॉकेट में होता, तो आपको अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास होता, इतना विश्वास होता कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने अंदर पूर्ण विश्वास मुझे है, अपने पर है, ऐसा सोचता हूं। इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए उसे हमेशा सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए, तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती चली जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है, वो बिंदु है समाज में अच्छा कार्य करना। देखिए, समाज हमारा बहुत बड़ा समाज होता है। समाज के अंदर विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न रीति रिवाजों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, और एक व्यक्ति, एक से एक अमीर व्यक्ति है, एक से एक गरीब व्यक्ति है। तो गरीब अमीर का भेदभाव समाज में हम और आपको दिखाई देता है। कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई किसी प्रकार से परेशान है। यदि आप किसी के दुख में शामिल होते हो, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हो, चाहे वो आपका शरीर से दूर हो सकता हो, आपके धन से दूर हो सकता हो, आपके अन्य क्रियाकलाप से दूर हो सकता हो, आप किसी की मदद करते हैं, कार्य में किसी को सहयोग करते हैं, जितना हो सकता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धन से, जैसे भी किसी की मदद कर सकते हो, यदि आप करते हो तो ऐसे अच्छे कार्यों को आप पसंद करने लगते हो और आपकी छवि बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से जितना हो सके आप समाज के अंदर अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। जब आप समाज में अच्छे अच्छे कार्य करोगे तो निश्चित है समाज आपका सम्मान करेगा, आपकी अच्छी छवि बनेगी, आपकी सुंदरता बनेगी। हर व्यक्ति आपके बारे में कहेगा अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो जितना भी हो सकता है हम अच्छे कार्यों को करें।
जब अच्छे कार्यों को करेंगे तो हमारी छवि में वृद्धि होगी। अब इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है हमारा कि जितना हो सकता है लोगों से मित्रवत व्यवहार करें। देखिए, आपके पास समाज में रहते हैं तो कोई मित्र आपका आपके पास आता है तो आप उससे बड़े प्यार से बात करते हैं, बिठाते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं, अन्य सारे हालचाल पूछते हैं। कहने का तात्पर्य, या कोई अन्य संबंधी आता है तो उसे भी बड़े प्यार से व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि कोई अजनबी आपके पास आता है और उससे आप एक मित्र जैसा ही, एक संबंधी जैसा ही व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी समाज में 1000 व्यक्तियों से कहता है कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, मैं उसको जानता तक नहीं था लेकिन उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया। अब आप समझ लीजिए कि जब एक अनजान व्यक्ति से भी आप मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपकी छवि में क्यों नहीं सुधार होगा। निश्चित रूप से वो छवि आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो व्यवहार में सुधार जरूरी है। एक बार को दुष्ट व्यक्ति के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इस संबंध में मैं एक उदाहरण पेश करता हूं आपके सामने। एक साधु थे और वो नदी में स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू नदी में बहता हुआ जा रहा था। महात्मा जी ने देखा कि बिच्छू मर जाएगा। उन्होंने उस बिच्छू को पकड़ के बाहर निकालना चाहा तो बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया और वो उनके हाथ से छूट गया। फिर इसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि ये इसमें बच नहीं पाएगा। फिर उन्होंने दूसरा प्रयास किया, फिर उसने डंक मार दिया। तीसरा प्रयास किया और उसने फिर डंक मार दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसको पानी से बाहर ही निकाल दिया। जब उनके एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, बिच्छू काट रहा था तब भी आपने उसकी जान बचाई, तो आप जानते हैं स्वामी जी ने क्या कहा। स्वामी जी बोले कि जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टि नहीं छोड़ता है, लेकिन हमें अपने स्वभाव को, जो हम साधु स्वभाव है, जो महात्मा का स्वभाव है, जो अच्छे व्यवहार का स्वभाव है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। जब बिच्छू काटना नहीं छोड़ सकता तो मैं भी उसको बचाना नहीं छोड़ सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि हम एक अच्छे व्यवहार से एक अच्छा संदेश समाज में दे सकते हैं। तो आपने देखा वो चंदन के पेड़ पर हजारों सर्प लटके रहते हैं, लेकिन चंदन फिर भी अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। तो व्यवहार हमारा हर व्यक्ति के साथ, समाज में, परिवार में और अन्य जहां भी है आपका वर्क करते हैं, आपके कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि छात्र और अध्यापकों के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अच्छा व्यवहार है। व्यवहार करते नहीं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। जब सम्मान नहीं करेंगे तो व्यवहार अच्छा कैसे बनेगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। तो हमें ये निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हमारा व्यवहार है वो सबके साथ अच्छा हो। जब अच्छा व्यवहार होगा तो हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी आलोचना नहीं करेगा। इसलिए व्यवहार अच्छा बनाना है। अगला बिंदु है हमारा आशावादी
होना चाहिए आपको। आशावादी का मतलब है कि हम आज के लिए कल पर जीने का जो कार्य करते हैं, कल हमें कुछ मिलेगा। एक मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा। एक व्यक्ति एक तारीख से लेकर के और महीने की अंतिम तारीख तक पूरे महीने वर्क करता है, कार्य करता है, और किस कारण से करता है कि उसको आशा है कि एक महीने के बाद मुझे वेतन मिलेगा। यह आशा तो है। यदि उसे यह पता चल जाए कि नहीं, एक महीने बाद मुझे वेतन नहीं मिलेगा या वेतन मिलेगा ही नहीं एक महीने काम करने के बाद, तो उसकी आशा खत्म हो जाएगी और वो वर्क ही नहीं करेगा, कार्य ही नहीं करेगा। एक दूसरा उदाहरण, हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, हर व्यक्ति जो धन कमा रहा है, हर व्यक्ति जो अपने नए नए प्रोजेक्ट डाल रहा है, वो किस लिए डाल रहा है कि मुझे कल भी जिंदा रहना है। ये उसको आशा है कि मैं भी 10 वर्ष तक जीऊंगा, 25 वर्ष तक जीऊंगा, 50 वर्ष तक जीऊंगा, आशा है। यदि उसको ये पता चल जाए कि नहीं, उसकी तो मृत्यु कल ही होनी है, तो काहे को कार्य करेगा, आज ही कार्य बंद कर देगा। तो आशावादी बनना है कि भविष्य के लिए हम अपने को प्रिपेयर करते हैं, अपने को तैयार करते हैं। आप अध्ययन कर रहे हैं, आपको ये आशा है कि हमारी नौकरी लगेगी, हम शिक्षक बनेंगे, और यदि आपको ये पता चल जाए कि नहीं, हमारी नौकरी तो लगेगी नहीं, हम तो शिक्षक बनेंगे ही नहीं, तो आप क्यों करेंगे, प्रशिक्षण क्यों लेंगे। तो ये आशा है, इसीलिए तो आप बीएड कर रहे हैं। तो आशा के साथ व्यक्ति जीता है। अगर आपके मन मस्तिष्क में निराशा घर कर जाती है कि ये काम होगा ही नहीं, हम कल ठीक होंगे ही नहीं, तो फिर कुंठित होने लगते हैं आप, मानसिक दबाव आप पर बढ़ने लगता है, आपका बीपी बढ़ने लगता है और आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। और रोगग्रस्त हो जाते हैं तो आप दूसरे लोगों से अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं। तो अब आपकी छवि जहां सुधारनी चाहिए वहां नष्ट हो रही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमेशा आशावादी रहिए कि हमारा ये कार्य होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि हम इसमें सफलता को प्राप्त करेंगे, इसलिए आशा रखिए कि हमारा सफलता हमको मिलेगी। तो आपकी छवि सुधरती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है भाषा शैली। पिछले उसमें जब आत्मसम्मान का प्रकरण चल रहा था तब भी हमने आपको बताया था कि हमारी जो भाषा शैली है वो मधुर होनी चाहिए। उस मधुरता के लिए हम किसी से भी बात करते हैं, वो बात करने का जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग, बातचीत का जो तरीका है, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि कोई भी उसमें क्रोध की बातें नहीं हो, जिससे कि जो है दूसरे सामने वाले व्यक्ति को भी क्रोध आए। किसी विद्वान ने कहा है कि कोयल कागा एक रंग, खेलें एक ही खेल। कोयल कागा एक रंग, खेलें एक ही खेल। एक को करते प्यार सब, एक को देते डेल। अब दोनों एक रंग के हैं, लेकिन एक प्रिय लगता है और एक को आप डेला मारते हैं। उसका कारण सिर्फ उसकी भाषा है। कोयल मीठा बोलती है इसलिए आप उसे प्यार करते हैं, कौवा टाँव टाँव करता है
इसलिए उसको आप डेला मार के भगा देते हैं। तो हमारी जो भाषा शैली है उसको भी आप इतनी मधुरता से, किसी खराब प्रश्न को भी आप अपने मधुर भाषा में पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मिल जाता है। मान लीजिए सपोज करिए कोई व्यक्ति काना है और उस व्यक्ति से आपने पूछा भाई काणे कैसे हो गया, तो आपसे नाराज हो जाएगा, 20 गालियां सुनाएगा। यदि उसी से हम ये पूछ लें भाई साहब आपकी आंख कैसे खराब हो गई, क्या ये आंख बचपन से खराब है या बीच में खराब हो गई है, तो निश्चित मानिए कि वो आपको बड़े प्यार से उत्तर देगा कि सर मेरी बचपन से खराब है या मेरी आंख में चोट लग गई थी इसलिए खराब हो गई है। तो कहने का तात्पर्य सीधे पूछना एक भाषा शैली का ही तो अंतर है। देखिए वाक्पटुता आपने देखा होगा नेताओं में ऐसी होती है, को बिना पढ़े लिखे होते हैं, आप लोगों से कम पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद इस ढंग से बात करते हैं कि उनकी सच बात भी आपको झूठी लगने लगती है और झूठी बात सच लगने लगती है। जैसा उनको चाहिए, मतलब दूसरे आदमी को ऐसा रंग देते हैं अपनी भाषा से कि वो जो है फिर आपके उनके फेवर में होने लगता है, उनकी लोकप्रियता में आने लगता है। इसलिए हमारी भाषा शैली मधुर होनी चाहिए। भाषा शैली मधुर है तो मधुरता के कारण आप दूसरे व्यक्तियों को भी अपना बना सकते हो। दूसरा और नहीं, अगर भाषा शैली आपकी सही नहीं है, खराब है, तो आप अपनों को पराया बना देते हो, और भाषा शैली अच्छी है तो अब परायों को अपना बना लेते हो। तो इस प्रकार की भाषा शैली में यदि आपकी मधुरता है तो आपकी छवि निश्चित रूप से अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई इसमें कमी नहीं रहने वाली है, आपकी छवि बढ़ने वाली है, इसमें कतई जो है कोई संभावना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है अपनी बात को तर्क रूप में रखना। आजकल आपने देखा होगा हर व्यक्ति जो नहीं जानता है वो भी आपसे किसी भी बिंदु पर, किसी भी प्रकरण पर बहस कर सकता है, चाहे आप कितने भी विशेषज्ञ हैं, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अन्य कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको सलाह दे देगा। और जब आप उससे तर्क करते हैं तो वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो आपसे कुतर्क करने लगता है, फिर आप क्रोधित होने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात कि जब भी आप अपनी बात को रखते हो, कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अपनी किसी बात को रखता है और वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब आपको करना क्या है, जो आपकी बात है उसे तर्कपूर्ण ढंग से साक्ष्य के साथ स्पष्ट रूप से कहिए, जिससे कि सामने वाला सुनने के लिए बाध्य हो जाए और उसे मानने के लिए भी बाध्य होगा। यदि आप तर्क के साथ अपनी बात रखेंगे और कुतर्क से रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा। तो हमेशा जब भी बात करते हैं उसको तथ्य के साथ रखिए, तर्क के साथ रखिए। कुतर्क किसी से भी मत करिए। अगर आप कुतर्क करते हैं, कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता, तर्क का उत्तर है लेकिन कुतर्क का कोई उत्तर नहीं है।
इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा कि हमेशा हम अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करें। देखिए, व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है और उसे सीखना भी चाहिए। अगर वो लगातार सीखता रहता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है, ज्ञान से अपडेट रहता है, नया नया जो ज्ञान मिल रहा है उसको ध्यान रखता है, तो उसकी छवि बढ़ जाती है। पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान में परिवर्तित करना है। हमेशा सीखते रहना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपनी मृत्यु तक सीख सकते हैं। और जो भी कुशलता है, कोई कार्य करने का जो कौशल है आपके अंदर, उस कौशल में इजाफा करते रहिए। कभी भी ये नहीं समझना है कि इससे आगे कुछ नहीं है, मैं जितना जानता हूं वही सब कुछ है। मैं जो जानता हूं इससे आगे क्या हो सकता है, इसमें और सुधार क्या कर सकता हूं। यदि आपके अंदर लगातार ये आकांक्षा बनी रहेगी तो निश्चित रूप से मानिए ये आकांक्षा आपके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करेगी। और जब ज्ञान और कौशल आपका बढ़ता चला जाएगा तो समाज में आपकी छवि सुधरती चली जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपकी छवि से परिचित न हो। तो हमेशा अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते रहिए। इसके बाद जो हमारा अगला और अंतिम बिंदु है वो है आज का कार्य आज ही करना है। देखिए, यदि अपने समय देखा है, लोगों ने कहा है, एक फिल्म का गीत था, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाए निकल, समय तू धीरे धीरे चल। किसी शायर ने कहा। क्या आपके कहने से समय रुक सकता है? नहीं रुकेगा, क्योंकि समय रात हुई दिन हुई, रात हुई दिन हुई, रात दिन, ये लगातार 24 घंटे चलता रहेगा। यदि हम आज के कार्य को कल तक के लिए टाल देते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए आने वाले कल आपका कोई और अधिक कार्य, उससे भी आवश्यक कार्य आ जाता है तो उसको करना है और आज का कार्य छूट जाएगा। और आज के कार्य को यदि हम आज ही कर लेते हैं तो कल के कार्य को कर लेंगे। लेकिन यदि नहीं करते तो एक मानसिक प्रेशर बना रहेगा कि कल का कार्य कब होगा, कल का कार्य कब होगा, कल का कार्य कब होगा, और वो मानसिक प्रेशर आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप कार्य में पिछड़ते हुए चले जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है प्रयास करना है कि जो कार्य पहले आया है उसे पहले करें, और जितना हो सकता है आज का कार्य यदि आज ही कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कोई मान लीजिए आप अधिकारी हैं और एक व्यक्ति आपसे कार्य कराने के लिए जाता है और आप उसका कार्य उसी दिन कर देते हो, सेम डे, तो समाज में आकर के वही व्यक्ति ये कहता है कि अमुक अधिकारी बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके पास जब भी जाओ वो सेम डे उसी दिन उस कार्य को कर देता है। और एक अधिकारी टालता रहता है, कल आना, परसों आना, तरसों आना, तो टालते टालते उसकी छवि इतनी खराब हो जाती है कि लोग कहने लगते हैं कि वो तो बहुत जो है खराब व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो तो कार्य करता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमेशा चाहे अपना कार्य हो या दूसरे का कोई आपके पास आया हुआ कार्य हो, वो भी आपका ही कार्य है, तो उस कार्य को आगे मत ले जाइए। किसी कवि ने कहा है कि काल करे सो आज कर, फिर करेगा कब, पर में परलय होयरी, बहुर करेगा कब। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को आज का कार्य आज ही करना है।
उसको पुनः मैं एक बार दोहरा देता हूं कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। कहने का तात्पर्य कि जब आज का कार्य हम कल टाल देंगे, कल पता नहीं कार्य का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रलय, प्रलय का मतलब पता नहीं कितनी कठिन परिस्थितियां हमारे सामने कल आ सकती हैं, कोई पता नहीं। इसलिए अपने कार्य को कल के लिए मत टालिए। यदि आपने ऐसा किया तो हर कार्य में आप सफल होते चले जाएंगे। हो सकता है आज पूरा कार्य न कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से आगे जो है उस कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आज के ये प्रमुख बिंदु थे, ये हमारी छवि को सुधार करने वाले, समाज में किस प्रकार से हमारी छवि अच्छी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि सामाजिक रूप से मेरी छवि खराब हो, चाहता तो नहीं है, लेकिन उसको कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। उपाय करेगा तो उसकी छवि में वृद्धि होगी। तो हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसा करे कि अपने उस कार्य को, आज के कार्य को आज ही करे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है प्रकरण लेंगे और आपको अगले उसमें बताएंगे हम कि किस प्रकार से आगे के विषय को बढ़ाते हुए, और साथ ही साथ आप अध्ययन में रुचि लें और आप ये ध्यान दें कि जो आपका समय है उस समय का सदुपयोग करें। जो वीडियो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। ऐसा करके आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो और जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हो, अपनी छवि में सुधार कर सकते हो, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि यदि आपको आज का प्रकरण अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें और उसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।